सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। कैसी हो आरती? बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल मॉनसून में बारिश का आनंद ले रही हो, है ना? बिल्कुल। देखिए कई जगहों पर तो अभी बहुत ज्यादा बारिश होने वाली, उसका रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो हम तो अपने सभी सखियों से, सखाओं से, साथियों से यही कहना चाहते हैं कि आप सावधानी रखिए। और बारिश में और भी बहुत सारी पानी से संबंधित सावधानियां, खान पान से संबंधित सावधानियां, तो वो तो आपको रखनी ही है जब तक ये मानसून चलेगा। बिल्कुल। और जितना ज्यादा हम अपना ध्यान रखेंगे उतना ही इस मानसून का हम लुत्फ भी उठा सकते हैं। आनंद ले सकते हैं। अन्यथा बीमार होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। चलिए आज के विषयों की हम बात कर लेते हैं आरती। तो पहला विषय भी हमारा फिटनेस से संबंधित है। महिलाएं और फिटनेस, ये हमारा पहला विषय है। और दूसरा है लेखिका ज्योति जैन जी से ममता सिंह जी की बातचीत होगी, जिसमें वो फिटनेस के बारे में हमें बताएंगी, जानकारी देंगी। तो उसको आप सुनिएगा जरूर। और साथ ही हम बात करेंगे साड़ियों के संसार के अंतर्गत। आज हम मणिपुरी साड़ी लेकर आए हैं। अच्छा, जो कि मणिपुर में बनती है। जी हाँ, बिल्कुल। और अगला जो विषय है हमारा शब्द, हमारा विचार आपके। तो जो शब्द है वो है फिजूल खर्ची। तो फिजूल खर्ची तो हमें नहीं करनी चाहिए। मितव्ययता से रहना चाहिए। सोच समझकर कहाँ जरूरत है वहीं पर पैसा खर्चा करें, क्योंकि अगर हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो हमारे पूरे महीने का बजट बिगड़ जाता है, बचत नहीं हो पाती है। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। क्योंकि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है कि हमें बजट के हिसाब से चलना है। हम जो हमें जरूरत की चीजें नहीं भी होती हैं उसको भी खरीद लाते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए। तो आप बताइए, आपने क्या फिजूल खर्ची करी है या फिर आप अपनी अच्छी तरीके से अपने बजट के हिसाब से चलते हैं? हाँ, तो ये आप हमें बता सकते हैं। और हमारा जो फेसबुक पेज है www.facebook.com, तो वहां जाकर के आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं इसके बारे में। और व्यंजन की भी आज बात करेंगे। देखिए आज फिटनेस की बहुत सारी बातें हो रही है। तो ज्वार के व्यंजन, अब ज्वार भी एक ऐसा अनाज है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उससे बनने वाले जो व्यंजन है, आपके जिस जगह पर, देखिए हमारा जो देश है विविधता से भरा हुआ देश है। हर राज्य में अलग अलग तरह, एक ही चीज से अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं। तो आप जहां पर रहते हैं, आपके एरिया में, आपके घर में ज्वार से किस तरह के और क्या व्यंजन बनाए जाते हैं, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। क्योंकि जो फिटनेस का ध्यान रखते हैं वो अधिकतर ये ज्वार ही खाते हैं। तो आप बताइए, आप किस तरीके से आप इसको ज्वार को बनाते हैं? हाँ, तो रोटी तो बनती ही है। ये तो पारंपरिक तौर पर बहुत वर्षों से हम देखते आए हैं, हमारी दादी नानी के जमाने से, कि ज्वार के आटे से रोटी बनाई जाती है और विभिन्न तरह की उसके साथ दालें, सब्जियां उसके साथ खाई जाती है। लेकिन इसके अलावा भी और कोई व्यंजन अगर बनाए जाते हैं तो उनके बारे में आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। और जब फिटनेस की बात आती है तो फिटनेस तो तभी आती है जब हमारा मन चंगा हो, दिल बहुत स्वस्थ हो, दिमाग बहुत स्वस्थ हो, और उसका एक बहुत ही अच्छा साधन है और गीत संगीत। चलिए सुनते हैं गीत। टापुर टुपुर, वृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टापुर टुपुर।
आरती, देखो पहली फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया, हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाजें, और इसमें भी बारिश से संबंधित बातें थी, लेकिन बड़ी खुशी वाली बातें थी। लेकिन ये खुशी तभी बरकरार रह सकती जब हम अपने फिटनेस का ध्यान रखें, और खास तौर पर जब बारिश बहुत हो रही हो, मानसून का सीजन हो, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है, तभी इनका आनंद ले सकते हैं। तो चलो फिटनेस के ऊपर हम और कुछ बताने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, एक लेखिका है ज्योति जैन उनका नाम है, और वैसे तो वो लेखिका हैं, उन्होंने अपने लेखन के बारे में भी हमें बताया है, उनकी पुस्तकों के बारे में भी बताया है, लेकिन आज इस अंक में वो फिटनेस की बातें करने जा रही हैं। तो सुनते हैं उनकी ये बातें, और आने वाले अंकों में हम उनके लेखन के बारे में भी जानेंगे। बिल्कुल, और ममता जी ने इनका इंटरव्यू लिया है, इनसे बातचीत करिए, तो सुनते हैं। बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और विविध भारती के स्टूडियो में साहित्यकार ज्योति जैन जी आई हैं। आपका हम सखी सहेली की ओर से और विविध भारती परिवार की ओर से स्वागत कर रहे हैं। ज्योति जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। नमस्कार ममता जी, और सचमुच सखी सहेली में आकर के मुझे बस सखी वाली ही फीलिंग आ रही है, तो आपका बहुत सारा धन्यवाद। सखी सहेली आप सुनती रहिए लगातार। जी बिल्कुल। तो आपको कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि देखिए, हम अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे सखी सहेली कार्यक्रम, उसके विज्ञापन भी सुनते थे कि सखी सहेली कार्यक्रम सुनने के लिए पुरुष वर्ग भी किस तरह से वो समय सखा भी सुनते हैं। तो अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे, उसमें खुद आकर के तो एक अद्भुत अनुभूति हो रही है कि अरे वाह, मैं खुद भी एक सखी बन गई हूँ यहाँ आकर। जी, हम सखियों को बता दें कि ज्योति जी के पास बहुत सारे हुनर हैं, और एक ऐसा हुनर है जो आप सबके लिए प्रेरणा की बात है। इन्होंने अपने फिटनेस के लिए बहुत कुछ किया है, डाइट से लेकर जिम जाती हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि बताइए सखियों को अपने फिटनेस के लिए क्या कुछ करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सभी सखियों से ये कहना चाहूंगी कि स्वयं को कमतर न आंकें, क्योंकि आपकी जो देखभाल वाली लिस्ट है उसमें आपका नाम सबसे आखिरी में होता है। बिल्कुल। और ये चीज बिल्कुल गलत है, ये आप अपने साथ न्याय नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप परिवार में हर सदस्य का ध्यान रखती हैं। आपको पता होता है आपकी सास को क्या पसंद है, ससुर जी को क्या पसंद है, या माता पिता हैं तो उनको क्या पसंद है, पति को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है, हर एक का ध्यान रखती है, और उसके अनुसार आप व्यंजन बनाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ईमानदारी से अपने लिए सलाद काटा? अपने अकेले के लिए कभी खाना बनाया? नहीं, अमूमन नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पहले तो यहाँ से शुरू हो जाए कि आपको अपना स्वयं का ध्यान रखना है। आपने जिम की बात कही है, तो ममता जी मैं इसको यहाँ से शुरू करती हूँ कि लगभग 13-14 साल पूर्व मुझे अस्थमा था, और पुराने लोग यह कहते पाए जाते हैं कि दमा जो है वो दम के साथ जाता है। अस्थमा यानी दमा, सांस की बीमारी, तो कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है। मैंने भी सुना ये कि, तो मुझे एक मन में चीज लगी कि अरे ये मुझे बहुत ही गंभीर बीमारी है जी, और मुझे इससे अब बचना है। यहाँ तक कि मैं स्टेरॉइड्स पर थी जी, तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं चूंकि खिलाड़ी रही हूँ, एनसीसी की कैडेट रही हूँ, बैडमिंटन खिलाड़ी, और बैडमिंटन खिलाड़ी रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अपने फिजिकल जो फिटनेस है वो आपको बहुत सारी चीजों से बचाती है जी। तो उस वक्त जब मैंने जिम ज्वाइन किया, और धीरे धीरे देखिए अभी क्या होता है, मैं कई लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे डेड लिफ्ट है 40 किलो का, या बेंच प्रेस है 25 किलो का डंबल का, तो उनको लगता है कि बड़ा अच्छा है ये तो। लेकिन कैसे होता है कि आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। आप एकदम से आप 50 किलो का या 40 किलो का या 25 किलो का डंबल नहीं उठा सकते हो। तो जब मैंने इसकी शुरुआत की तब मैंने 2.5 किलो के डंबल से शुरू किया,
5 किलो से शुरू किया। तो जब मैंने जिम जाना शुरू किया, जब मुझे लगा कि नहीं, सेहत के प्रति हमको जागरूकता चाहिए, तो मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे मैं स्ट्रांग होती जा रही हूँ। तो जब आप भीतर से भी स्ट्रांग होते हैं तो आपको बीमारियां फिर थोड़ी सी आपसे दूर भागती हैं, बीमारियां आपसे डरने लगती हैं। ये मैंने जिम शुरू किया, और जब सिक्किम में हम गए पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहां से आकर के मैंने जितनी स्टेरॉइड्स थी वो पैक की हुई थी, और वो मैंने घर आके डस्टबिन में डाल दी। मुझे उसके बाद स्टेरॉइड्स नहीं लेना पड़ी। तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आपका शरीर मजबूत होता है, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो बीमारियों पर आप इस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं। और तब मैंने एक कहानी लिखी, फतह, इसी थीम को लेकर के तब मैंने कहानी लिखी। दूसरी चीज ये हो गई है कि डाइट का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप जल्दी छोटी उम्र से शुरू कर दें, महिलाएं अगर 30 वर्ष से भी शुरू कर दें तो भी बहुत अच्छा है, और बड़ी उम्र से शुरू करें तो भी, बोलते हैं ना कि अभी समय नहीं बीता है, जब जागे तभी सवेरा। तो प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल कीजिए जी। प्रोटीन यानी, और मैं ये नहीं कहती कि प्रोटीन पाउडर लीजिए, मैंने कभी प्रोटीन पाउडर नहीं लिया, बिल्कुल। लेकिन पनीर है, स्प्राउट्स है, मूंग मोट चना चावला तो महिलाएं अपने किचन में रोज गलाएं, खाएं। और छाछ लें, सत्तू लें, सत्तू तो आदिकाल से चला आ रहा है हमारे यहाँ पे, हाई प्रोटीन है उसमें। तो अपनी डाइट का अपने को ध्यान रखना चाहिए जी। मैं ये भी नहीं कहती कि आप कचौरी समोसे ना खाओ, सैंडविच ना खाओ, खाएं कभी कभी, लेकिन आपके पेट में क्या जा रहा है उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो डाइट की बात हो गई। और हमने एक वीडियो देखा था जिसमें आप बहुत बड़ा डंबल उठा के और झुकी हुई हैं, ऊपर नीचे कर रही हैं, और एक में देखा कि आप टायर उठा उठा के फेंक रही हैं। तो ये कितने समय बाद ये शक्ति आपके भीतर पैदा हुई? ये मेरे ख्याल से डेडलिफ्ट तो मैंने थोड़े टाइम बाद शुरू कर दिया था, लेकिन शुरू में जब हम डेडलिफ्ट करते हैं तो 20 केजी का बार होता है, 20 किलो का बार। तो पहले खाली बार से शुरू किया, फिर उसमें 5-5 किलो के चक्के डाले, पहिए जैसे होते हैं वो डाले, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो वही कि आप एक झटके से नहीं कर सकते। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप जिम जाते हैं तो वहां हर जिम में या तो आप कुछ ऐसा स्तरीय जिम ढूंढें। जिम में ट्रेनर जो होते हैं वहां जो भी हैं, जो आपको अटेंड करते हैं, वो पहले पूछते हैं आपकी कोई सर्जरी हुई है, आप उसको सब सच सच बताइए जी, है ना। फिर वो पूछते हैं आपकी कहीं कोई इंजरी तो नहीं है, वो आप बताइए। आपको बैक पेन तो नहीं है, वो बताइए। नी पेन तो नहीं है, वो बताइए। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मुझे एक घुटने में मेरे बहुत सालों पहले पस हो गया था, और उसकी एक छोटी सी सर्जरी हुई, और करीब 2.5 महीने तक वो प्लास्टर रहा। तब मैं घुटना नहीं मोड़ पाती थी, मुझे नीचे बैठना मना था क्योंकि मैं नहीं बैठ पाती थी। लेकिन फिर जब जिम शुरू किया तो स्क्वाट्स लगाए तो मैं नहीं लगा पाती थी, लेकिन ट्रेनर के देखरेख में धीरे धीरे स्क्वाट्स लगाना शुरू किया, और आज मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। तो कोई भी चीज को आप निरंतर अभ्यास से करेंगे और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी को ऊपर चढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप जिस जगह में हूँ आप भी उस जगह पर आ सकते हैं। बिल्कुल। और एक लेखक को तो हाथ की तकलीफ अमूमन हो जाती है क्योंकि वो नियमित रूप से गर्दन की होती है, गर्दन की होती है। तो मैं भी जब लिखती हूँ, मैं अभी भी कागज कलम पे लिखना ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं अभी कंप्यूटर युग में है, पर मैं कंप्यूटर वाली अभी भी नहीं हूँ। मुझे लिखने के लिए कागज और कलम ही चाहिए। तो मैं लिखती हूँ, कई बार लंबा भी लिखना पड़ता है, लेकिन बीच में आप थोड़ा सा गर्दन को चारों तरफ घुमा लीजिए और फिर लिखना शुरू कीजिए। जब आप अभ्यास में आप शारीरिक रूप से आप मजबूत हैं तो फिर ये छोटी मोटी चीजें आपको परेशान नहीं करती हैं।
जी, बिल्कुल, बहुत सही बात कही। और अब चलते चलते हम हमारी तमाम सखियों को बताइए कि आपने तो अपनी जिंदगी के साथ बहुत सारे समझौते किए, समझौता कहें या अपनी चॉइस पर, अपनी शर्त पर आपने छोड़ी। कैजुअल अनाउंसर रही, फिर आकाशवाणी में अनाउंसर बनी, वो आपने छोड़ा परिवार के लिए, अपने प्रेम के तहत, और पायलट बनते बनते रह गई, रिटन में आप क्वालिफाई की। लेकिन सखियों से आप क्या कहेंगी कि आज के जमाने में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जमाना बदला है ना? इस बदलाव को सभी लोगों ने स्वीकार किया है जी। एक जमाना था जब मैंने ये चीजें छोड़ी, लेकिन आज मैं मीडिया के बच्चों को हिंदी पढ़ा रही हूँ और जमाना बदला है तो, और अब चीजें भी बदली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल लड़कियों को ये सब कुछ छोड़ के और करना पड़ता है। आजकल की जो बच्चियां हैं वो दोहरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा लेती हैं और मुझे लगता है कि अपने सपनों को जीवित रखें। उनको जीवित रखना बहुत जरूरी है। जिंदगी के प्रति जो अपना नजरिया है वो सकारात्मक रखें, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल। मैं यहाँ एक चीज और कहूंगी कि हक तो है ही। देखिए, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो वहाँ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। बिल्कुल। तो कर्तव्यों के साथ अपने अधिकार को प्राप्त करें जी। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता जी। और इस समय बहुत बेहतर होगा कि एक गाना हम सुनवा दें अपनी सखियों को। कौन सा गाना? मैं ना खूब मस्तीखोर हूँ, मैं खुल के जीती हूँ, खुल के नाचती हूँ जब मौका मिलता है। मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है। मैंने विधिवत नहीं सीखा है, पर जहाँ म्यूजिक होता है मेरे पैर अपने आप उठ जाते हैं, थिरकने लगते हैं। तो मुझे ना एक कॉलेज में मुझे एक टाइटल मिला था मेरे आचरण को देखते हुए, तो हम वही गाना सुनते हैं और वो टाइटल था जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सुनते हैं, तो बस यही गाना सुनते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विविध भारती के स्टूडियो में आई और सखियों सहेलियों से इतनी उम्दा जानकारी वाली बातें की और इतनी प्रेरक बातें आपने साझा की। जी, बहुत धन्यवाद ममता जी। आपका दिन शुभ हो और स्वस्थ हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।
तो आरती देखो, हमारी जो सखी ज्योति जैन है उनकी ममता सिंह से जो बातचीत हुई वो हमने सुनी और उन्होंने भी फिटनेस के बारे में काफी कुछ बातें हमें बताई। और देखिए, हंसना, खिलखिलाना, नृत्य करना, गीत सुनना, ये भी फिटनेस, बिल्कुल ये भी फिटनेस में ही आता है। तो ये उन्होंने हमें बताया। चलिए अब हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, पूरे परिवार का ध्यान रखती है, लेकिन जब बात अपनी सेहत की आती है तो उसे वो सबसे आखिर में रख देती हैं, जबकि सच ये होता है कि यदि महिला स्वस्थ और फिट होगी तभी परिवार की भी खुशहाल और स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। और फिटनेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पतले दिखें। पतले दिखना ही फिटनेस नहीं होता है। फिटनेस का अर्थ होता है शरीर का स्वस्थ होना, मन का प्रसन्न होना और ऊर्जा से भरपूर जीवन जीना। और महिलाओं के लिए रोजाना 30 से लेकर 45 मिनट की जो शारीरिक गतिविधि होती है वो बहुत लाभदायक होती है। हाँ, और बहुत सारी महिलाएं ये सोचती कि हम घर का काम करते हैं ना, तो उससे तो हमारे शरीर की हलचल हो जाती है, तो अब हमें और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। लेकिन जो एक्सरसाइज जो हम करते हैं उसके जो पोस्चर होते हैं वो हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर की बनावट के लिए वो काफी उपयोगी होते हैं। तो काम अपनी जगह बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन कम से कम 30 मिनट के लिए हम थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़े आसन करें, तो वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। क्योंकि इतने काम के बीच में अगर हम अपने लिए 30 मिनट ना निकालें, ये तो अपने खुद के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। हाँ, लेकिन कई महिलाएं नहीं निकाल पाती, घर की व्यस्तता बहुत ज्यादा होती है, बड़ा परिवार होता है, दिन भर काम करते हैं, और उसके बाद में अगर वो अपने लिए समय निकालती है तो कई बार घर के लोग कहने भी लग जाते हैं कि अरे इतना काम पड़ा है कि तुम ये क्या करने लगी हो। तो कई महिलाओं के साथ इस तरह की परिस्थितियां भी होती हैं। खैर, लेकिन तेज कदमों से चलना, योग, प्राणायाम, साइकिल चलाना, नृत्य या हल्की एक्सरसाइज, इनमें से कोई भी गतिविधि नियमित रूप से अगर अपनाई जाए तो काफी अच्छा होता है। और संतुलित आहार भी फिटनेस की मजबूत नींव होता है। बिल्कुल। और आप खाने में हरी सब्जियां ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दालें हैं, दूध है, मोटे अनाज हैं, पर्याप्त पानी और प्रोटीन की जो भी चीजें हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो नहीं खाते उस तरीके के, तो वो अंडे नहीं खाते, तो वो पनीर खाएं, ज्यादा से ज्यादा पनीर ले सकते हैं, दूध की बनी चीजें ले सकते हैं। और ये जो जंक फूड होते हैं, जो बहुत ज्यादा मीठे चीजें होती हैं, उनको अपना लें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, डिब्बा बंद जो भोजन आजकल बहुत प्रचलन में है, तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लें और उसके बाद ही उनका उपयोग करें। और हमारा तो सुझाव यही है कि उसकी बजाय आप घर में कोई भी चीज बनाकर, क्योंकि हम छोटी सी भी चीज जो जंक फूड वाला लेते हैं ना, उसके ऊपर आप देखिए कितनी कैलोरी लिखी होती है ना, तो उसमें हमें जितना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा हम थोड़े से खाने में ही ले लेते हैं, तो उसको आप ना लें तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा मानसिक फिटनेस भी उतनी ही आवश्यक होती है। तनाव कम करने के लिए ध्यान, योग, अच्छी नींद लेना, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और परिवार के साथ समय बिताना, ये बहुत मददगार साबित होते हैं इसमें। बिल्कुल। और जीवन के अलग अलग चरण है, जैसे किशोरावस्था हो या जो गर्भावस्था है, प्रसव के बाद का समय है या रोजनिवृत्ति का समय है, ये महिलाओं की शारीरिक इसमें जरूरतें जो होती हैं वो बदलती रहती हैं। इसलिए समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराना और विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये जो रजोनिवृत्ति की तुमने बात की, तो उस समय भी महिलाओं को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनको जैसे हॉट फ्लैशेस आना और बार बार मुंह सूखना, प्यास लगना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं उन्हें। तो घर के लोगों का भी तो ये कर्तव्य बनता है कि वो भी अगर ऐसी समस्या उनके साथ है तो थोड़ा उनका साथ दें और उनका ख्याल रखें। तो इस तरह से अब इन बातों का ख्याल रख के फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है। इसके अलावा फिटनेस कोई विकल्प नहीं बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर महिला स्वस्थ है तो ही वो अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएगी और सशक्त समाज की वो पहचान भी होती है। इसके लिए महिलाओं की फिटनेस पर बहुत अधिक ध्यान देना। अगर आप जिम नहीं जा पा रही हैं, डंबल्स नहीं है आपके पास, तो आप 1-1 लीटर की जो बॉटल्स होती हैं, है ना, उसके जरिए भी आप कर सकती हैं, डंबल्स का काम उससे ले सकती हैं। तो आप घर में ही कुछ एक्सरसाइज हैं वो करेंगी ना तो आपको फायदा दिखने लगेगा। फिलहाल हम एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है,
ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। शगुन फिल्म का ये गाना हमने सुना आरती, और अब कार्यक्रम में समय हो गया है एक अंतराल का। ब्रेक का समय पूरा हो चुका है, और वो जो गीत हमने सुना शगुन फिल्म का, उसके पहले हम फिटनेस की बातें कर रहे थे। हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस बारे में अपने जो दिल के जो बातें थी या जो वो बताना चाहते थे हमें लिख भेजी है, तो हम एक एक करके हम अपनी सखियों को बताते हैं। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि फिटनेस उम्र की मोहताज नहीं होती, चाहे किशोरी हो, गृहिणी, कामकाजी महिला या वरिष्ठ महिला, सभी के लिए सक्रिय और स्वस्थ रहना समान रूप से महत्वपूर्ण है। सैर, नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद महिलाओं को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। इससे तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और अनेक बीमारियों से भी बचाव होता है। बिल्कुल। एक और हमारी सखियां जो लिखते हैं कि 50 के बाद प्रोटीन के रूप में सोयाबीन, टोफू मिल्क और स्प्राउट, खासकर मूंग और मूंगफली, काले चने हर महिला के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। और एक हमारी जो साथी है वो ये भी लिख रही है कि व्यायाम से एंडोर्फिन यानी कि जो हैप्पी हार्मोन से वो निकलते हैं जो तनाव, चिंता और मूड स्विंग्स को कम करते हैं। हड्डियों की मजबूती, उम्र के बढ़ने के साथ महिलाओं में हड्डियों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हड्डियां मजबूत होती है। ऊर्जा और आत्मविश्वास, फिट रहने से शरीर का स्टेमिना बढ़ता है, जिससे महिलाएं अपने दैनिक कार्य अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ कर पाती हैं। जी। और एक और श्रोता जो लिखती हैं कि मैं सुबह सैर को जाती हूँ, थोड़ा बहुत योग व्यायाम करती हूँ, बाहर का खाना जो होता है उसको खाने से परहेज करती हूँ, कभी कभार को छोड़कर, और मौसमी फल सब्जी खाती हूँ। संगीत बहुत तरोताजा रखता है, इसलिए विविध भारती के प्रोग्राम सुनना नहीं छोड़ती हूँ। मनोरंजन के लिए सखी सहेलियों के साथ गेट टुगेदर भी करती हूँ। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी हमारी ये भी लिख रहे हैं कि योग और प्राणायाम मानसिक शांति और लचीलेपन के लिए योग सबसे उत्तम है। पिलेट्स, कोर स्ट्रेंथ और बॉडी पोस्चर सुधारने के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग हृदय स्वास्थ्य के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट यानी कि रोजाना 30 मिनट तेज चलना फायदेमंद होता है। और इस तरह की फिटनेस से संबंधित बहुत सारी बातें हमारे सखियों ने हमें लिख करके भेजी, तो हम उन सभी को धन्यवाद कहते हैं। और अब हम बात करते हैं मणिपुरी साड़ी के बारे में। तो मणिपुरी जो साड़ी है, ये साड़ी आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से यानी कि राजा
महिला रानियों के समय से काफी लोकप्रिय है। पुराने समय में इस साड़ी को रानियां भी पहना करती थी। मणिपुर की साड़ी को कारीगर मशीन का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि हाथ की बुनाई से बनाते हैं। जी, यही इसकी खासियत भी है। इसे बनाने में कुल 15 से 20 दिनों का समय लगता था और मणिपुर की साड़ियों को आज भी महिलाएं खास मौकों पर पहनती हैं। इन साड़ियों को पहनकर वो अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। मणिपुरी साड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। ये राजघरानाओं की जो राजघराने होते थे उनकी परंपरा और महिलाओं के सामाजिक सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। वैसे भी जब कोई भी महिला जब साड़ी पहनती है तो एक एलिगेंट लुक, मतलब यूं कह सकते हैं कि बहुत सुंदरता उसमें नजर आती है। और जब हमारे देश में विभिन्न तरह की साड़ियां बनती है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की साड़ियां बनती है, और जब कोई त्योहार आता है तो उस प्रांत की वो खास जो साड़ी है वो पहनी जाती है, तो सब महिलाएं एक तरह की साड़ी पहनती है। उस खूबसूरती का तो कहना ही क्या है ना। और मणिपुरी साड़ी और कपड़ों में दिखने वाले प्रसिद्ध टेम्पल डिजाइन और मोइरांग फी कहा जाता है, जो डिजाइन होते हैं उनका नाम है ये। और इस डिजाइन का आविष्कार मोइरांग साम्राज्य की जो राजकुमारी थी थोड़बी, उन्होंने किया था। और मणिपुरी साड़ियों को प्रिंट या डाई करने के लिए पहले के समय में पेड़ों की छालों, पत्तियों और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल, पहले तो इसी प्राकृतिक तरीके से ही बनाते थे, कुछ भी अलग से रंग नहीं इस्तेमाल करते थे। इन सभी चीजों से कपड़ों पर कलर किया जाता था। यही कारण है कि ये साड़ियां सालों साल अपनी चमक नहीं खोती हैं। मणिपुरी साड़ी जो होती है वो सिर्फ रानियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि आज भी ये अपने हल्के और आरामदायक फैब्रिक, टेम्पल बॉर्डर और खूबसूरती के लिए महिलाओं के बीच काफी चलन में है। बिल्कुल। और ये साड़ियां मलबरी सिल्क, एरी सिल्क और कॉटन सिल्क ब्लेंड से तैयार की जाती है। ये सिल्क हल्का और सॉफ्ट होने के कारण बेहद आरामदायक होता है। इन साड़ियों पर बनी टेम्पल बॉर्डर साड़ी के लुक को और खास बना देती है। मणिपुरी संस्कृति में रंगों का विशेष महत्व है और प्रत्येक रंग का अपना प्रतीक और अर्थ होता है। जी, जैसे कि लाल रंग प्रेम और जुनून का प्रतीक होता है, जबकि हरा रंग उर्वरता और समृद्धि को दर्शाता है। पीला रंग खुशी और शुभता से जुड़ता है, जबकि सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ये साड़ियां हथकरघे पर बुनी जाती हैं। मुख्य रूप से इनमें सूती और रेशमी धागों का प्रयोग होता है। हाँ, और ये जो रंग बिरंगी साड़ियां होती है ना, वाकई में ये अलग अलग जो रंग होते हैं, चटकदार जो रंग होते हैं, वो देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। और कई महिलाएं तो हर तरह के रंगों, जब वो पहन के आती ना तो पता चलता है चाहे त्योहार है। बिल्कुल। और कुछ साड़ियां तो ऐसी होती है जिसमें मिले जुले रंग होते हैं, बहुत सारे रंगों की एक ही साड़ी बनी होती है, तो वो भी बड़ी एक इंद्रधनुष के रंगों की तरह बड़ी खूबसूरत लगती है। आजकल कुछ आधुनिक डिजाइनों में मिश्रित धागों का भी प्रयोग किया जाता है। महीन बुनाई और सादगी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इसके मुख्य प्रकार हैं फानेक, मयेक, नाइबी। क्षैतिज धारियां वाला सबसे लोकप्रिय पारंपरिक फानेक है। कनाप फानेक विशेष अवसरों पर पहना जाने वाला सिला हुआ ये एक रूप है। ये अलग अलग तरह के नाम हैं जो अलग अलग डिजाइन को दिए गए हैं। जी, और फिर है मोइरोंग फी। मोइरोंग फी जो होता है वो प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र जिसकी सीमा जो यानी बॉर्डर जो होता है उस पर विशेष आकृतियां बुनी जाती हैं और इसे जीआई मान्यता भी प्राप्त है इस वाले इसको। और वांगखेई फी ये बेहद महीन और पारदर्शी मलमल यानी कि मसलिन जैसी जो होती है साड़ी वो होती है और शुरुआत में इसे शाही परिवार के लिए वांगखेई क्षेत्र में बुना जाता था। हाँ, और जी सामी लामी फी ये बुनाई और कढ़ाई का एक अद्भुत संयोजन है जिसमें जानवरों पारंपरिक प्रतीकों को उकेरा जाता है। जी, और कभी से मणिपुर में प्रतिष्ठा योद्धाओं का प्रतीक माना जाता था। पारंपरिक रूप से इन साड़ियों को सूती, कॉटन और रेशम जो होती है एरी और मलबरी धागों से हाथों द्वारा बुना जाता है। इन्हें रंगने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों और पेड़ों की छालों का उपयोग किया जाता था। हाँ, तो इस बार अगर जब भी आप मणिपुर जाएं तो या फिर आपके कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार अगर जाते हो तो वहां से एक साड़ी जरूर मंगवाइएगा। उनसे कहिएगा कि हमारे लिए एक मणिपुरी साड़ी लेकर आइए। चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार
रह नहीं सकता, बिन तुम्हारे मैं रह नहीं सकता। तुमको गर एतबार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तमन्ना शबाब पर आए, हर तरफ एक खुमार सा छाए। वह किस्मत जो यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी हमारा ये जो सेगमेंट है ना कि शब्द हमारा और विचार आपके, तो इसमें आज का जो शब्द है वो फिजूल खर्ची है। तो इस बारे में हमारे साथियों के, हमारी सखियों के क्या विचार हैं वो जान लेते हैं। हमारे एक साथी ये लिखते हैं कि फिजूल खर्ची मतलब समय या संसाधनों का बिना ठोस आवश्यकता खर्च में लापरवाही बरतना। ये एक ऐसी आदत है कि व्यक्ति अपनी आय के मुकाबले ज्यादा खर्च करके सिर्फ दिखावे के लिए पैसे लुटाता रहता है, अंत में कर्ज में डूब जाता है और तब उनकी आंखें खुलती है, तब बड़ी देर हो चुकी होती है। खर्च करने के बारे में एक गुजराती मुहावरा है कि पछेड़ी प्रमाणे सोड़ ताड़वी। इसका मतलब ये होता है कि चादर के हिसाब से पैर फैलाना। खर्च के साथ बचत की आदत भी डालें, वो आपके बुढ़ापे में एक लाठी जैसा सहारा बन सकती है। जी, और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची, भाई इस रोग से प्राय सभी ग्रसित होते हैं और ऐसा इसलिए है कि अपने वास्तविक आवश्यकताओं की जानकारी ही नहीं है और एक पर एक फ्री का लोभ भी समाया हुआ है। फिर मानव की प्रवृत्ति भी संग्रह करने की है। इस दृष्टिकोण से फिजूल खर्ची होना स्वाभाविक ही है। अक्सर ऐसा होता है ना मंजू जी, जब हम कुछ लेने जाते हैं, जो हम लेने जाते हैं, अगर उसके साथ में कुछ और एक्स्ट्रा मिल रहा होता है, कम दाम का मिल रहा होता है या एक पर एक फ्री होता है, तो हम उसको जरूर उठा लेते हैं, चाहे हमें उसकी जरूरत हो चाहे ना हो। हाँ बिल्कुल, ये समझ कर कि ये तो फ्री मिल रहा है हमें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका कुछ तो हमें भुगतान करना ही होता है जो कि हमें पता नहीं चलता है। हमारी एक साथी ये लिख रही है कि ऑनलाइन शॉपिंग और आकर्षक विज्ञापनों के प्रभाव में आकर अनावश्यक वस्तुओं को खरीदना, बजट न बनाने और बचत के महत्व को न समझने की आदत, गलत वित्तीय आदतें जैसे फिजूल खर्ची, बिना बजट के खर्च करना और बचत न करना जो कंगाली की शुरुआत कर सकती है। आय से अधिक खर्च करने पर व्यक्ति कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाता है। मानसिक तनाव, वित्तीय असुरक्षा के कारण परिवार में कलह और मानसिक अशांति बढ़ती है। जी, और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। आज की दिखावे की दुनिया में लोग अक्सर आवश्यकता से अधिक खर्च कर बैठते हैं। हमें अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए और अनावश्यक वस्तुओं की खरीद से बचना चाहिए। सादगीपूर्ण जीवन और मितव्ययता हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, इसलिए फिजूल खर्ची छोड़कर बचत और समझदारी की आदत अपनाना ही जीवन की सच्ची समृद्धि है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि फिजूल खर्ची को रोकने का अर्थ कंजूसी करना नहीं बल्कि मितव्ययता
इच्छा, यानी कि सोच समझकर खर्च करना है, इस आदत को अपनाना है। इसके लिए व्यक्ति को किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि ये उसकी आवश्यकता है या केवल एक इच्छा। बजट बनाकर जीने और अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखने से ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल। और एक साथी ने ये भी लिखा है कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। तो इन सब आदतों से, इन बातों से हमें बचना है। और फिलहाल एक गीत सुनना है। आँखों से जो उतरी है दिल में, आँखों से जो उतरी है दिल में, तस्वीर है एक अनजाने की, खुद ढूंढ रही है समझ से, क्या बात है उस परवाने की, आँखों से जो उतरी है दिल में। शोख हंसी, वो उसके लबों पर शोख हंसी, रंगीन शरारत आँखों में, सांसों में मोहब्बत की खुशबू, वो प्यार की धड़कन बातों में, दुनिया मेरी बदल गई, बन के घटा निकल गई, तौबा वो नजर मस्ताने की, खुद ढूंढ रही है समझ से, क्या बात है उस परवाने की, आँखों से जो उतरी है दिल में। के बिना रोऊंगी नहीं, किस्मत से अब जो कहीं मिल जाए खबर दीवाने की, खुद ढूंढ रही है समझ से, क्या बात है उस परवाने की, आँखों से जो उतरी है दिल में, तस्वीर है एक अनजाने की, खुद ढूंढ रही है समझ से, क्या बात है उस परवाने की, आँखों से जो उतरी है दिल में। गीत एक चटपटा सा गाना हमने सुना और अब ज्वार की कुछ चटपटी रेसिपीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि हमारे प्रांत में ज्वार नहीं होता है। अच्छा। महाराष्ट्र जाने पर वहाँ ये रोटी खाई जाती है, बहुत अच्छा लगता है और वहीं के लोगों से बनाना भी हमने सीखी है। और अब तो वैसे पैकेट में सारी चीजें मिल रही है, आटा भी मिल जाता है। ज्वार की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है और अब मैं थोड़े ढंग से उसे बना भी लेती हूँ, क्योंकि उसे बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है ना, वो टूट जाती है किनारों से, इसलिए तो उसको बना
बनाना भी एक टेक्निक होती है और हर किसी के हाथों में ये हुनर नहीं होता है, तो हमें भी सीखना चाहिए। लिखती है ये कि मैं रात के खाने में ज्यादा ज्वार की रोटी खाती हूँ, किसी भी तरह की तीखी चटनी और सब्जी के साथ खाई जाती है, पर मुझे ये ठेचा और गुड़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। ठेचा एक तरह का महाराष्ट्र में बनाया जाने वाला एक तरह की चटनी होती है, मसाला भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी लहसुन होती है, थोड़ा अदरक, हरी मिर्ची होती है, और फिर उन सबको थोड़ा भून लिया जाता है, थोड़ा मूंगफली के दाने डाल करके, और फिर उसे पीस लिया जाता है नमक डाल करके, और थोड़ा दरदरा सा इसे रखा जाता है, उसे ठेचा कहते हैं। बिल्कुल एकदम मुंह में पानी आ जाए ऐसा रेसिपी बता दी आपने। बिल्कुल पारंपरिक जो रेसिपी होती है, व्यंजन जो होते हैं ना, उन्हें बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, हाथ से कूटना, पीसना, और इस तरह के कुछ अच्छी तरह से उन्हें सेकना, चूल्हे के ऊपर पहले तो सेका जाता था। तो ये जो प्रोसेस होते थे, इसमें उन चीजों का एक स्वाद जो है वो निकल जाता था। खाली मिक्सी में आप पीस दें तो वो स्वाद नहीं आता जो हाथ से पीस के आता है। बिल्कुल। अब और भी व्यंजन हाँ जी, बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने लिखकर भेजा है ज्वार आटे की राब। अच्छा। तो इसके लिए हमें चाहिए 4 चम्मच ज्वार का आटा, 4 चम्मच घी, आधा चम्मच अजवाइन, 3 चम्मच काजू बादाम की कतरन, 4 चम्मच गुड़, आधा चम्मच ड्राई जो अदरक का पाउडर होता है वो, और 2 कप गर्म पानी सजावट के लिए ड्राई फ्रूट्स की कतरन। अब सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें अजवाइन डालकर 1 मिनट के लिए इसको भून लीजिए अच्छे से, और बाद में ज्वार का आटा डालकर धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। बाद में अदरक का पाउडर, गुड़ और पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लीजिए। बाद में काजू बादाम की कतरनें डालकर वापस से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। तो अभी हमारी जो टेस्टी गर्मा गर्म जो ज्वार आटे की राब है वो बनकर तैयार है। इसको ड्राई फ्रूट से जा सकते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है जो फाइबर, प्रोटीन और खनिजों से भरपूर होता है। इसके सेवन से वजन नियंत्रण और पाचन क्रिया बेहतर रहती है। ज्वार के आटे और साबुत ज्वार से कई स्वादिष्ट व्यंजन बन सकते हैं। अब पहले ज्वार की रोटी या भाकरी के बारे में इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में गर्म पानी और थोड़ा सा नमक मिलाकर नरम आटा गूंथ ले और हाथ या बेलन की मदद से गोल बेलकर धीमी आंच पर इसे सेके। तो इस तरह से तो ये रोटी बन जाएगी। हालांकि इन्होंने जितनी आसानी से लिखा है उतनी आसानी से वो बनती नहीं। ज्वार का चिला किस तरह, पुड़ला जिसको बोलते हैं, वो किस तरह से बनाए कि ज्वार के आटे में दही, पानी, कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, टमाटर, गाजर और इसके अलावा नमक और हरी मिर्च मिलाकर एक घोल बना ले इसका। वो तैयार कर ले और तवे पर तेल लगाकर वो घोल जो है वो फैलाते हैं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेके। अचार या दही के साथ इसको खा सकते हैं, चाय या कॉफी के साथ भी खाया जा सकता है। हाँ, ये थोड़ा आसानी से बनाया जा सकता है। इसी के साथ इन्होंने ज्वार का उपमा किस तरह से बनाए वो भी लिखा है कि रात भर भीगी हुई साबुत ज्वार को कुकर में उबाल ले, पैन में राई, करी पत्ता, प्याज और अपनी मनपसंद सब्जियां भुने और इसमें उबली हुई ज्वार और मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पकाएं। इस तरह से ज्वार का उपमा तैयार होता है। वाह, बहुत अच्छी चीज है ये तो। और साथ ही हम बात कर रहे थे ज्वार की जो खस्ता कचौड़ी होती है उसके लिए 1 कप गेहूं का आटा चाहिए, बेसन भी उसमें आप ले सकते हैं। हाँ। लेकिन ये तो उन्होंने गेहूं का बताया हुआ है, हमें तो चाहिए ज्वार का। हाँ। तो हम बात करते हैं ज्वार भाकरी की। तो 2 कप ज्वार का आटा, 2 टेबल स्पून इसमें चावल का आटा चाहिए, 2 टेबलस्पून तेल और 1 टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा कप बारीक कटा हुआ धनिया और 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा लहसुन, स्वाद के अनुसार नमक और भाकरी सेकने के लिए घी। सभी सामग्री को अच्छी तरह से आप मिला लीजिए और पानी की सहायता से उसका सख्त आटा आप गूंथ सकते हैं। तो मतलब पतला नहीं रखना है, पतला तो वो अलग हो जाएगा, फिर वो वैसा नहीं बनेगा। तो आटे को बराबर नींबू के आकार की छोटी छोटी सी लोइयों में आप बांट लीजिए। लोई को बेल कर भाकरी बना लीजिए। तवे को गर्म करके और धीमी आंच पर भाकरी को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा सेक लीजिए। फिर घी डालकर लकड़ी के प्रेस से मतलब उस तरह से दबाते हुए अच्छी तरीके से उसको दोनों तरफ से धीमी आंच पर तब तक सेकिए जब तक वो कुरकुरी ना हो जाए। फिर अपनी पसंद की सब्जी या चटनी के साथ आप खा सकते हैं। बिल्कुल। एक साथी हमारी लिख रही है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है और इसके सेवन से ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है। और ये लिखती है आगे कि मध्य प्रदेश और इसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां ज्वार की पारंपरिक रोटी, स्वादिष्ट ज्वार की राब, ज्वार का ढोकला
ढोकला या मुठिया और कुरकुरी ज्वार की पूरी आसानी से बना सकते हैं। और ज्वार के कुछ व्यंजनों के बारे में लिखा है इन्होंने, रोटी के बारे में लिखा है जो कि हम बता चुके हैं इसलिए, और चिले के बारे में भी लिखा है और उसके बारे में भी हम बता चुके हैं, तो ये तो हम नहीं बता रहे। इसके आगे इन्होंने ज्वार की स्टफ्ड बाटी के बारे में लिखा है, तो वो हम बता देते हैं। इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में अजवाइन, तिल और कसूरी मेथी मिलाकर आटा गूंथ ले, इसके अंदर आलू और मटर का मसालेदार मिश्रण भरे और बाटी की तरह इसको सेक लें या कम तेल में कचौड़ी की तरह तल लें, और ये स्वाद और सेहत का एक बेहतरीन संगम है। इसके बाद इन्होंने ज्वार का उपमा बनाने के बारे में लिखा है कि साबुत ज्वार को कुछ घंटे पानी में भिगोकर उबाल लें और अब राई, करी पत्ता और अपनी मनपसंद की सब्जियों से तड़का लगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और राब के बारे में इन्होंने लिखा है जो भी, जिसकी रेसिपी भी हम बता चुके हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा ज्वार का डोसा है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ज्वार का आटा, 3 बारीक कटा हुआ प्याज, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 मुट्ठी कटा हुआ ताजा धनिया, 3 कप पानी और स्वाद के अनुसार नमक, 2 चम्मच डोसा सेकने के लिए तेल चाहिए। अब एक बाउल में जो ज्वार होता है उसका आटा लीजिए, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, नमक और पानी डाल लीजिए। सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिलाकर उसका पतला घोल तैयार करें। तवा गरम करें और हल्का सा तेल लगा दीजिए उसको, फिर तवे पर घोल को डालकर गोल गोल घुमाते हुए फैलाएं जैसे कि आप डोसा बनाते हैं, और धीमी आंच पर डोसे को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लीजिए। फिर इसमें आप कुछ भर भी सकते हैं, आलू का मसाला, या आप ऐसे भी खा सकते हैं। बिल्कुल, जो लोग रसोई घर में काम करते हैं उन्हें पता होता है कि किस चीज से किस तरह की चीजें, और वो विभिन्न तरह के वो प्रयोग भी करते रहते हैं कि अरे इससे हो सकता है कि ये चीज अच्छी बन जाए, वो चीज अच्छी बन जाए, और इस तरह से बना के वो कुछ अलग अलग प्रयोग करके भी बना सकते हैं। हमारे एक साथी ने ज्वार के आटे का कप केक बनाने की रेसिपी भी हमें लिख के भेजी है, लेकिन अभी तो हम समय नहीं कि उसे पढ़ पाएंगे। तो अगर हमारे कोई साथी बनाना चाहते हैं तो इस फेसबुक पेज से आप पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं। बना के देखिए। एक गीत हम यहाँ सुन लेते हैं।
आरती, देखो जब हमारी पसंद की कोई रेसिपी बनती है ना, जो हमें बड़ी पसंद हो, स्वादिष्ट हो, तो हम भी तो अपने मन में कुछ सपने सजा करके बैठ जाते हैं कि आज कि हम इसको किसके साथ खाएंगे। बिल्कुल इस तरह के सपने सजाए जाते हैं। खैर, हम अपनी सभी सखियों सखाओं के लिए यही दुआ मांगते हैं हमेशा कि आप बहुत अच्छे सपने सजाएं और आपके सपने पूरे भी हों। बिल्कुल, स्वस्थ रहें। हाँ, स्वस्थ रहें। इसी के साथ कार्यक्रम अब समाप्त करने की बारी है, तो आज्ञा दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।